हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की। आप लोगों को मैंने कहा था साथियों कि एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से, यानी कि अगर हम बात करें नियमी पैटर्न पे आधारित जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका सीबीटी परीक्षा होगा मेरे भाई, इसमें जो है आपके मैक्सिमम, यानी हम कहें साथियों कि यहीं से जो है आपके परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं। अभी मैं आप लोगों को नियमी पैटर्न का क्वेश्चन कराने के बाद जो है आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी हल करा दूंगा। देख लीजिएगा कहाँ से जो है प्रश्नों को पूछा गया है ना। तो साथियों, आइए क्लास को हम शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा मेरे भाई कि जो भी साथी अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक न किया हो, क्लास को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपके मित्र हो तो उनके साथ भी क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो आइए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रश्न आपसे पूछ रखा है मेरे भाई, तो यहाँ पर कह रखा है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। जो सुरक्षा चिन्ह आपके सामने दिख रहा है, इसका नाम क्या है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब आप देखेंगे तो चार ऑप्शन ऐसे ही आपकी परीक्षा में भी देखने को मिलेगा, है ना। और आप लोगों देख रहे हैं कि परेशान है कि माइनस मार्किंग होता है क्या। तो सिलेबस का स्ट्रक्चर और सारे प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर चेतावनी चिन्ह की बात किया है। तो अगर हम चेतावनी चिन्ह की बात करें मेरे भाई, तो चेतावनी चिन्ह जितने भी होते हैं सब ट्रेंगुलर में होते हैं, यानी कि त्रिभुज की आकृति में होते हैं। तो चेतावनी तो चिन्ह होगा ही नहीं, है ना। अगर हम आवश्यक चिन्ह की बात करें, तो आवश्यक चिन्ह क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे आप अपने वर्कशॉप में काम कर रहे हैं ना, किसी भी वर्कशॉप में हो, है ना, मान के चलिए किसी मशीन पे आप काम कर रहे हैं, तो उस मशीन पर काम करने से पहले आपको जो है कुछ आवश्यक उपकरण होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ग्लव्स आपने पहन लिया, या आप बाइक चला रहे हैं अगर हेलमेट पहन लिए, तो ये आपके आवश्यक चिन्ह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगर हम निषेधक चिन्ह की बात करें, तो आपको भी पता है निषेधक चिन्ह जो है हमेशा क्रॉस पॉइंट में होता है ना। तो यहाँ पर जो बच रहा है आपका क्या, सूचनात्मक चिन्ह। तो ये जो है आपको एक सूचना देने का जो है काम करता है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, डी, सूचनात्मक चिन्ह हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि अग्नि का समन क्या है। जो अग्नि का समन है यह क्या है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कह रखा है कि स्मूथरिंग, ठीक है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्मूथरिंग का जो अगर हम हिंदी बात करें, तो यहाँ पर दम घुटना होता है ना। जैसे कि आप सांस प्रॉपर रूप से नहीं ले पा रहे, तो यहाँ पर जो है ये आपका स्मूथरिंग होता है, यानी कि दम आपका घुट रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर दम किस लिए घुट रहा है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की जो मात्रा चाहिए वह पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर कह रखा है कि अग्नि का समन क्या है। जो अग्नि का समन है यह क्या है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम आग की बात करें मेरे भाई, तो कोई भी आग हो, है ना, तो यहाँ पर आपको पता है कि ईंधन की जरूरत होती है ना। अगर हम ऊष्मा की बात करें, या आगे अगर हम बात करें, तो ईंधन हो गया, ऊष्मा हो गया, और आपका ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर ये तीनों मात्राएं हैं तो 100% आग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रखा है कि अग्नि का समन क्या है। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन आपका क्या कह रखा है, कह रखा है कि अग्नि में ईंधन मिलाना। क्या अग्नि में अगर हम ईंधन मिला रहे हैं, तो क्या हम यहाँ पर अग्नि का समन कर रहे हैं, नहीं। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन आपका देखिए क्या कह रहा है, अग्नि से ईंधन अलग करना। अगर अग्नि से आप ईंधन को अलग कर देना है, तो क्या अग्नि का समन आप कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। जल का उपयोग करके तापमान कम करना। जल का उपयोग करके आप तापमान को कम कर देंगे, तो क्या आप जो है यहाँ पर अग्नि का समन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर देखिए, अग्नि का ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। जी हाँ, जो आग है अगर वहाँ पर हम ऑक्सीजन की आपूर्ति को ही अलग कर दें, तो वहाँ पर आप जानते हैं कि आग क्या होगा, ऑटोमेटिक बुझ जाएगा, है ना। कहने का मतलब आपको मैंने अभी बताया मेरे भाई, आग जलने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, ईंधन की और ऊष्मा की और ऑक्सीजन की, है ना। तो यहाँ पर अगर आप ऑक्सीजन की कमी कर देंगे तो आग कहने का मतलब इस तीनों में से कोई भी एक पदार्थ अगर नहीं होगा तो आग नहीं जलेगी। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं।
देखिए अगले प्रश्न में अगर हम बात करें मेरे भाई तो क्या कह रखा है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। अगर हम हानियों के बारे में बात करें तो आपको पता है कि भौतिक हानि होता है और रासायनिक हानि होता है। अब यहाँ पर जो पूछ रखा है निम्न में से भौतिक हानि क्या है, तो यहाँ पर धूम्रपान जो होता है क्या ये भौतिक हानि है? नहीं। अगर हम कंपन की बात करें जो आपका वाइब्रेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ ये जो है आपका भौतिक हानि होती है। आप लोग देखते होंगे जैसे कि कोई इंजन हो गया है ना, तो अब जब दोनों पार्ट को यानी कि अगर हम बात करें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते होंगे बाइक चला रहे हैं तो उसमें साकर लगा होता है ना, तो साकर किस लिए लगाया जाता है, जो आपका कंपन हो या जो झटका हो उस झटके को क्या करता है वो सहन कर सकता है ना। तो यहाँ पर जो आपके साथ भौतिक हानि होती है ना या कोई दुर्घटना होता तो उसे क्या करता, यहाँ पर बचा लेता। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है ये कंपन या हम कहें कि ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर भौतिक हानि से बचाने के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर तो आपका कंपन ही हो जाएगा, ठीक है। क्षरण की बात करें, क्षरण क्या है, अब यहाँ पर स्टूडेंट समझ नहीं पाते क्षरण क्या है। क्षरण की अगर हम बात करें मेरे भाई तो यह जो है आपका, जैसे कि आप देखते होंगे किसी लोहे में जो है अगर जंग लग जाती है तो वह जो है आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है या रासायनिक हानि है, ठीक है। रेडियो सक्रियता यह भी क्या है आपका रासायनिक हानि है, ठीक। आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, कंपन। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। अब देखिए आपकी परीक्षा में जो मैं आपको बता रहा हूं साथियों, ये 2023 में भी परीक्षा में पूछा गया और 2024 में जो आपका हाल ही में परीक्षा हुआ है यहाँ पर भी पूछे गए हैं। अभी मैं आपको बोला साथियों कि आपको मैं प्रीवियस ईयर का पेपर भी करा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा यहीं से जो है प्रश्नों को क्या किया गया है, बार बार रिपीट किया गया है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो क्या निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो खींचना, उसके बाद हम क्या करते हैं निशाना लगाते हैं, फिर क्या करते हैं स्विच को दबाते हैं, फिर हम क्या करते हैं घुमाते हैं। तो यहाँ पर आंसर की अगर आप बात करेंगे पहला ही हो जाएगा। बाकी मैं जानता हूँ कि आप लोगों की तरफ से काफ़ी इस बात को लेकर भी कमेंट आ रहे थे कि सर जैसे कि जो प्रश्न है उस प्रश्न के साथ जो है वह टूल अगर आप साथ में PDF में लगा देते तो बहुत ही अच्छा था। मैं साथियों आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्लास जो भी आएगी है ना, उसमें मैं आपको जो टूल्स के बारे में पूछेगा साइड में मैं आपको यहाँ पर जो टूल रहेगा उसका चित्र भी आपको दिखा दूंगा और क्या होता है कैसे काम करता है सारे सिस्टम उसका मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये पहला क्लास है ना, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है ये क्लास करिए और उसके बाद जो है आपको प्रॉपर रूप से क्लास मिलती रहेगी। अगर आप परीक्षा की बात करेंगे, परीक्षा आपका जुलाई अगस्त में होगा है ना, CBT परीक्षा, ठीक। तो आइए हम अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। इसका आंसर आपका पहला ही बन जाएगा। यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपका प्रथम चरण होता है वह तो 60 को डिनोट करता है। अगर हम द्वितीय चरण की बात करें मेरे भाई, प्रथम आपका क्या हो जाएगा 60 को डिनोट करता है। अगर हम द्वितीय चरण की बात करें तो यह जो है सेट इन ऑर्डर को डिनोट करता है, ठीक है, सेट इन ऑर्डर को डिनोट करता है। अगर हम तृतीय की बात करें तो यह जो है साइन को डिनोट करता है। अगर हम चतुर्थ की बात करें तो चतुर्थ जो है आपका स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक। हम अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है और ये परीक्षा के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये प्रश्न क्या कर रखा है कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपका तार होता है, हुक का मतलब मेरे भाई गोल, या हम लूप जो बना रहे हैं उसको गोल में बनाकर उसको बार बार क्या करते हैं घुमाते हैं। तो हम इसके लिए जो है कौन सा प्लायर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो फ्लैट नोज प्लायर का, अगला कह रहा है कि लॉन्ग नोज प्लायर का, तो यहाँ पर जो है हम राउंड नोज प्लायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। जो प्रश्न कह रखा है मेरे भाई अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए तो कह रखा है कि पिंसर का
क्या उपयोग है। जो पिंसर होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि आखिर पिंसर होता क्या है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, मान के चलिए आपके घर में बढ़ई काम करने जो दरवाजा वगैरह लगाने का काम करते हैं, है ना, अगर वे आते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे, मान के चलिए कहीं पर कील अनावश्यक तरीके से जो है फंसा हुआ है ना, तो उस कील को बाहर निकालने के लिए हम वहाँ पर पिंसर का ही उपयोग करते हैं। अगर हम पिंसर की आकृति की बात करें तो इस तरीके की होती है, ठीक, और इसी में जो है किल को फंसाकर हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा उसकी अगर हम बात करें तो देखिए, हमने अभी आपको बताया कि जैसे यहाँ पर देख सकते हैं छोटे व्यास के तार को काटना, ये तो नहीं होगा। आपके लकड़ी में से पिन तथा किल निकालने का हम क्या करते हैं, यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो आंसर तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, बात हमारी समझ पा रहे हैं आप लोग। पिंसर का मुख्य काम क्या होता है, जैसे कि लकड़ी में कील धसी हो तो उस कील को बाहर निकालने का ही हम काम करते हैं। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। यह देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है कि इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। और मैंने आपसे पहले भी कह रखा है मेरे भाई कि जो आपके सुरक्षा चिन्ह है, यह परीक्षा में आपकी परीक्षा में आप अगर हम बात करें तो 2 से 3 प्रश्न जो है हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न दिखाई दे रहा है ये क्या है। देखिए पहला आपसे कह रखा है कि आवश्यक चिन्ह है, सचेतक चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह है या निषेध चिन्ह है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसके बारे में जरूर जो है कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए ये जो सिंबल्स है आप लोग देखते होंगे रोड के किनारे, ये जो है स्टॉप का सिंबल है। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टॉप होता है, और मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टॉप का जो सिंबल होता है यह आवश्यक चिन्ह के अंतर्गत आता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आवश्यक चिन्ह। ठीक, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और यह प्रश्न जो है आपके 2024 की जो सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई गई थी उसमें जो है यह प्रश्न पूछ रखा है। यहाँ पर देखिए मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का जो रंग होता है वह कैसा होता है, पीला होता है। जो कि मैंने आपको बता दूं साथियों कि जो हमने फीटर का क्लास ट्रेड थ्योरी का कराया है तो उसमें जो है यह प्रश्न आया हुआ है और उसमें हमने आपको एक्सप्लेन करके भी बताया था, है ना। तो यहाँ पर जो है कौन सा कलर होता है, पीला कलर होता है। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, और यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए मेरे भाई, अगर आप सीबीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के है मेरे भाई, है ना, तो ये क्लास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का ही है मेरे भाई। कहने का मतलब यह है कि अगर आप जो है यहाँ पर मैं आपको नीमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करा रहा हूँ, विथ सोल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करके समझा भी दे रहा हूँ, और साथ में आपको मैं प्रीवियस ईयर का पेपर भी हल कराऊंगा कि आखिर पिछले वर्ष में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न जो आपका है कि विद्युत उपकरण में लगी आग हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। सीधे कहने का मतलब है कि जो विद्युत से कहीं पर शॉर्ट सर्किट से अगर मान के चले आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए हम जो है किस विधि का या किसका हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन हेलान प्रकार दिया है, तो यहाँ पर हेलान प्रकार से ही हम क्या करते हैं, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए हम उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है आपके कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है हेलान में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका हेलान प्रकार हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम पुनः चक्रण की बात करें मेरे भाई, तो पुनः चक्रण का मतलब यह है कि ऊर्जा को आप क्या कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में कहने का मतलब है कि कोई भी काम हो, है ना, अगर आप उस काम को करने के बाद अगर कुछ न कुछ एनर्जी आप संरक्षित कर ले रहे हैं, पुनः चक्रण में तो यही होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो कोई भी प्रोडक्ट हो अगर खराब हो जाता है तो उसका हम पुनः चक्रण यानी रिसाइक्लिंग कर लेते हैं तो दूसरा कोई ना कोई प्रोडक्ट बन ही जाएगा। तो वहां पर हमने क्या किया, एनर्जी को सुरक्षित रखा या संरक्षित रखा। यहाँ पर देखिए खाद डालना। अब यहाँ पर खाद डालने का मतलब यह है कि भूमि में हम क्या करते हैं, दबाव डालना, ठीक है, या भूमि में दबाना। ठीक, भस्मीकरण की बात करें, जैसे आपका कूड़ा कचरा हो गया, कूड़े कचरे को अगर हम जलाते हैं, है ना, जलाने पर क्या होगा, यह
यहाँ पर जो है जब हम भस्मीकरण का मतलब यही होता है मेरे भाई, एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि कूड़े कचड़े हो, है ना, अगर उनको हम जलाते हैं तो यहाँ पर ये जो है भस्मीकरण के अंतर्गत आएगा। ठीक, यहाँ पर अगला कर रखा है अपशिष्ट संघनन। अपशिष्ट संघनन का मतलब है कि कूड़े कचरे को जो है दबा कर रखना, जिससे उसका आयतन क्या हो, कम हो जाए। एग्जाम्पल के रूप में आप देखते होंगे कूड़े का ढेर हो और उस कूड़े के ढेर को हमें कम करना हो तो वहां पर प्रेशर के द्वारा जो है दबाव दे देंगे तो वो जो कूड़ा कचरा होगा इकट्ठा होकर जो है कम हो जाएगा। कहने का मतलब एरिया को कम कर देगा, आयतन उनका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका सी होगा, भस्मीकरण। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से प्रश्न को समझिएगा तो आंसर आप 100% सही करेंगे। यहाँ पर कह रखा है कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा साथियों कि नेक्स्ट क्लास में जो है आपकी जो भी उपकरण की बात किया जाए तो उस उपकरण को भी यहाँ पर चित्र के साथ अगर मैं आपको समझा दूंगा तो आपके माइंड में अच्छे से इमेज बना रहेगा, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एम्प्रेन का, एम्प्रेन तो जब हमें रासायनिक कोई सुरक्षा लेना होता है तो वहां पर हम एम्प्रेन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम चश्मा की बात करें तो आपको भी पता है कि चश्मे का हम प्रयोग कब करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान के चलिए वेल्डिंग कर रहे हैं, है ना, तो वहां पर जो है हम इसका उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रखा है कि कान कवच, कान कवच का मतलब यह है कि जैसे कि साउंड बहुत ज़्यादा हो, है ना, आवाज़ जहाँ पर ज़्यादा हो तो वहाँ पर जो है हम कान कवच का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे साउंड ज़्यादा ना हो जिससे हमें नुकसान हो। और यहाँ पर नाक कवच, आपको भी पता है मेरे भाई कि अगर यहाँ पर धुएं की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पर जो धुएं की बात की जा रही है, धुएं से सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको भी पता है कि जब धुआं होगा तो धुआं हम श्वास लेंगे, श्वास से हमारे अंदर में जाएगा, है ना। तो सीधे तौर पे अगर हम कहें कि नाक को ही अगर हम सुरक्षा लगा दें तो यहाँ पर जो है हमारा सुरक्षित हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, नाक कवच। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो आपका कह रखा है, यहाँ पर कह रखा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS, BIS का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यहाँ पर अगले वर्ष यानी कि अगर हम बात करें 2023 के जो CBT परीक्षा हुई थी उसमें जो है यह प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, अब यहाँ पर समझाने वाली कोई बात ही नहीं, BIS का पूर्ण रूप आपको रटना पड़ेगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, क्या आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं मेरे भाई। देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा तो आप खुद से जो है इसका उत्तर दे पाएंगे। यहाँ पर क्या रखा है कि भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है विंस पद्धति। अब अगले ऑप्शन पे हम बात कर, ध्यान से, भारी और भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भार हो, बहुत ज़्यादा वजन हो, उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट करने के लिए हम किस पद्धति का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन विंच था, तो विंच तो नहीं होगा। देखिए अगला ऑप्शन आपका क्या कर रखा है, क्रेन और स्लिंग। ठीक है, क्रेन और स्लिंग आपको भी पता होगा, जैसे कि रोड पे कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस एक्सीडेंट के कारण जो भी आपकी गाड़ियां होती है उसको जो है साइड करने के लिए, अब ये गाड़ियां जो है काफ़ी भारी होती हैं तो इनको जो है साइड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेन और स्लिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए जो भी मैं आपको यहाँ पर प्रश्न करा रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेन करके ही भी बता रहा हूँ। हाँ, अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट होता है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है क्लास में ही समझा दूंगा कि आखिर आपकी जो समस्या थी। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो आपका कह रखा है, यहाँ पर कह रखा है कि आग बुझाने में स्टार्मिंग क्या है। अब यहाँ पर स्टार्मिंग की बात की गई है, तो यहाँ पर अगर हम स्टार्मिंग की बात करें तो यहाँ पर सीधे तौर पे क्या होता है कि ईंधन में हम क्या करते हैं, कमी कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, पहला कह रखा है कि अग्नि में ईंधन मिलाना, जो अग्नि चल रही है अगर हम उसमें ईंधन मिला देते हैं तो क्या हमारा ईंधन में कमी होगी, यहाँ पर तो आग और अधिक पकड़ लेगा। अगले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रखा है कि अग्नि से ईंधन अलग करना।
अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अगला ऑप्शन आपका कर रखा है कि जल का उपयोग करके तापमान कम करना, या हम जल का उपयोग करके जो है तापमान को कम कर सकते हैं। यहाँ पर सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से कम करना, अलग करना, ठीक है। कहने का मतलब कहीं पर भी आग लगी हो, आपको भी पता है कि आग लगने के लिए ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसमें से अगर एक की कमी कर दी जाए तो ऑटोमेटिक आग आपका बुझ जाएगा। तो यहाँ पर अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग कर दिया जाए तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आंसर आपका डी बनेगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, और और यह प्रश्न मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2024 और 2023 के सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पीपीई का नाम क्या है? आप लोग इसे देखे होंगे, और आप लोग इसे कहाँ देखे होंगे? जब वेल्डिंग शॉप होता है, वेल्डिंग करते समय इसका हम उपयोग करते हैं। अब इसका नाम क्या है, ये जो है आपको बताना है कि आखिर हम इससे जो है क्या सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला आपका कर रखा है कि नाक कवच। अब नाक कवच क्या होता है आपको भी पता है, मैंने अभी अभी आप लोगों को समझा भी दिया कि इससे जो है हम कोई भी, जैसे कि मान के चलिए अपशिष्ट पदार्थ जल रहा हो तो हमारे नाकों के द्वारा जो है हमारे अंदर एंट्री न करने पाए, तो उस कंडीशन में हम नाक कवच लगा देते हैं। सर का कवच आपका हेलमेट होता है मेरे भाई, ठीक है। चेहरे का कवच, यहाँ पर चेहरे का कवच यानी कि फेस का कवच की बात किया गया है, ठीक है। यहाँ पर हाथ स्क्रीन, आप लोग देखते होंगे मेरे भाई, जब कभी भी कोई भी कारीगर या कुशल कारीगर जब वेल्डिंग करता है तो वहाँ पर जो है हाथ में देखते होंगे एक हाथ स्क्रीन लिए होता है, और उसमें जो है एक कांच लगा होता है, एक हैंडल लगा होता है ना। उससे जो है वह क्या करता है, देखता है, और बहुत ही आसानी से क्या करता है, वेल्डिंग अपना कंप्लीट कर लेता है। तो अगर हम बात करें तो यह आपका क्या होता है, हाथ स्क्रीन होता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देख तो साथियों, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और क्लास को आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई, जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने मित्र के साथ भी क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है यहाँ से जुड़ के अपनी पढ़ाई कर सके, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने जो दिख रहा है, यहाँ पर कर रखा है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? यहाँ पर देखिए, जमीन में भरना। जमीन में भरना का मतलब यह है कि कहीं पर जो है गड्ढे बनाकर उसमें कोई भी अपशिष्ट मटेरियल को उसमें जो है दबा देना, ठीक है। तो यह जो है ऊर्जा बचाती नहीं है। पुनः चक्रण की बात करें तो जैसे आप लोगों को भी पता है कि गांव में देखते होंगे कभी कभी जब कोई सामान खराब हो जाता है तो उसे आप लोग कबाड़ी को दे देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कबाड़ी उसे ले जाकर कहीं पर फेंक देता है, उसकी जो है रिसाइक्लिंग हो जाती है, ठीक है, पुनः चक्रण। तो यहाँ पर जो है ऊर्जा को बचाया जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर पुनः चक्रण हो जाएगा। भस्मीकरण का मतलब है जला देना, खाद डालना, ये सब नहीं होगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, पुनः चक्रण। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट पे चोट हो। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में जो है चोट हो। यहाँ पर देखिए, सेपर विधि जो होता है, जैसे अगर आपके पीठ पे जो है घाव लग जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम सेपर विधि का इस्तेमाल करते हैं। अगला ऑप्शन आपका कर रखा है मुंह से मुंह विधि। अब यहाँ पर जैसे सांस लेने में, जैसे कि दमा का कोई रोगी हो, सांस लेने में जब उन्हें दिक्कत होती है तब जो है हम जो है वहाँ पर सांस देते हैं। कहने का मतलब सीधे तौर पे अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ पर हम ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। मुंह से नाक विधि, ये भी नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछ रखा है, कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट पे चोट हो, तो यहाँ पर नेशनल की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि के द्वारा जो है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, विद्युतीय नुकसान के कारण जो है संक्रमण हो सकता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैविक नुकसान, जी हाँ, जैविक नुकसान के कारण जो है आपका संक्रमण जो रोग होता है यह हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा
कि जैसे अभी हाल ही में जो है कोविड-19 आया था, यह भी क्या एक संक्रमण रोग था, ठीक है? तो जो आपका जैविक कहने का मतलब जो भी मानव प्रजातियाँ हैं, उनको जो है हानि पहुँचाती है। तो यहाँ पर तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जैविक नुकसान, ठीक है? शारीरिक खतना, मानसिक नुकसान ये सब नहीं होगा, ठीक है? तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूँ, जो भी छात्र ITI में बैक लगा है, ठीक है? उनके लिए भी यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है? और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो 2024 का सिलेबस है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है? तो इस बात को विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो प्रश्न है मेरे भाई, सुरक्षा एवं सावधानियां जो चैप्टर है वहाँ से है ना? तो अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं मेरे भाई। देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कर रखा है कि इस औजार का क्या उपयोग है। जो औजार आपके सामने दिख रहा है इसका क्या उपयोग है, इसके बारे में पूछ रखा है। अगर हम इस औजार की बात करें तो यह औजार क्या है, पिंसर है। अब ठीक है, और पिंसर के बारे में मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाले क्लास में जो है आप लोगों को बताया था कि पिंसर का उपयोग क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे कि पिंसर का काम क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे कभी क्या होता है, किसी लकड़ी में कील धंसा हो, है ना, और उस कील को निकालने के लिए जो है हम वहाँ पर पिंसर का उपयोग करते हैं। तो अब ऑप्शन में देख लीजिए, गर्म पदार्थों को पकड़ना, ठीक है, तारों को काटना और मोड़ना, ये सब नहीं किया जाता। लकड़ी से कील निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। जो आपके सामने ये टूल दिख रहा है इसका नाम क्या है, पिंसर। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो है कभी कभी क्या करता है, चित्र देकर सीधा आपसे नाम पूछ लेता है कि इस टूल का नाम बता दीजिए, ठीक है? तो आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा 2023 की जो परीक्षा हुई थी मेरे भाई, उसमें जो है यह प्रश्न पूछ रखा था, और आपके जानकारी के लिए भी यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कह रखा है, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। जैसे किसी के दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति हो, उसकी पहचान आप कैसे करेंगे, है ना? यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4 दिए हैं। रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा तो हम समझ जाएंगे कि इनके जो है हृदय में जो है समस्या है, ठीक है? तो ऐसी ऐसी बात नहीं है। मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा। पेट में अधिक सूजन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। होठों के चारों ओर नीला रंग हो जाता है, ठीक है? क्या होठों के चारों ओर जो है नीला रंग हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि दिल के दौरे दौरे से पीड़ित व्यक्ति को यह पहचानने का जो है नेचर है। तो आंसर आपका हम बात करें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है? अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि इस औजार का क्या नाम है। जो औजार आपके सामने दिख रहा है मेरे भाई, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न जो है, जो आपकी सुरक्षा एवं सावधानियां हैं, यहीं से जो है सीधे तौर पे टूल का चित्र देकर जो है आपकी परीक्षा में जो है प्रश्न बन जाता है। लेकिन इस बात को भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किस टूल का जो है क्या काम है, उसके तहत जो है मैं आपको यह क्लास बता रहा हूँ, ठीक है? और साथ में मैं आपको बता दूं साथियों, जितने भी टूल हैं, मैं सोच रहा हूँ कि एक ही क्लास में जो है टूल के बारे में आपको जो है पूरी जानकारी दे दूं, ठीक है? तो यहाँ पर जो कर रखा है, इस औजार का क्या नाम है, यहाँ पर कर रखा है कि वायर स्टीपर क्रिप्टिंग टूल है, ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है डायगोनल कटिंग प्लायर्स होता है, जो कि हम क्या करते हैं, तार को काटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है थोड़ा सा यहाँ पर धार नुमा होता है, और किसी भी वायर को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक है? अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। देखिए, अगर आपको किसी प्रश्न को लेकर मेरे भाई डाउट होता है तो आप जो है क्लास के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में जो है आपको एक्सप्लेन करके समझा दूं, ठीक है? देखिए, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में क्या पूछ रखा है, और यहाँ पर देखिए, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। जो सुरक्षा चिन्ह आपके सामने दिख रहा है इसका नाम क्या है। और मैं आपको बता दूं, नीमी ने इसे जो है आंसर गलत माना है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो आपके सामने ग्लव्स दिख रहा है, तो इसका जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर कर रखा कि चेतावनी चिन्ह होता है, या आवश्यक चिन्ह होता है, या निषेधक चिन्ह होता है, या सूचनात्मक चिन्ह होता है। तो यहाँ पर अगर हम नीमी की बात करें मेरे भाई, तो उन्होंने जो है सूचनात्मक चिन्ह माना है, लेकिन सूचनात्मक चिन्ह आंसर नहीं होगा। यहाँ पर जो है यह क्या है, आवश्यक चिन्ह के अंतर्गत आता है। अब आवश्यक चिन्ह में क्या क्या आता है, जैसे कि आपका हेलमेट हो गया, शूज हो गया, है ना? तो इस तरीके के जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें हम आवश्यक चिन्ह के तहत जो है
मानते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कार्य करने से पहले जो भी हम सुरक्षा सेफ्टी अपनाते हैं वह हमारा आवश्यक चिन्ह होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो कह रखा है इसे तो मुझे पूरी उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोग खुद जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। यहाँ पर देखिए, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? जैसे कोई पीड़ित हो, अगर मान के चलिए कहीं से भी उन्हें चोट लग गई है और रक्त का जो है बहाव हो रहा है, तो हम वहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे तो उसमें क्या करेंगे? देखिए पहला का रखा कि मलहम लगाना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। ठीक है, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, चोट लगे हुए भाग को ऊपर कर देंगे तो सही हो जाएगा। या क्या यह हमारी प्राथमिक चिकित्सा होगी? चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, या जहां पर चोट लगा है वहां पर अगर हम ड्रेसिंग कर देते हैं तो वह क्या हमारा प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत काम कंप्लीट हो जाता है? अगला ऑप्शन देखिए, कह रखा है कि चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। जी हाँ, जहां पर चोट लगा है या जहां पर रक्त का बहाव हो रहा है उस जगह हम क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं, दबाव लगाते हैं, ताकि जो है रक्त का बहाव रुक सके। ठीक है, तो यह हमारा जो है प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो कह रखा है मेरे भाई, और आपको मैं बता दूं, अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के स्टूडेंट हैं या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के छात्र हैं तो आपके लिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रखा है? पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है? कहने का मतलब यह है कि मान के चलिए कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति जो है विद्युत के संपर्क में है। ठीक है, कहने का मतलब उन्हें करंट लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर उन्हें आपको बचाना हो तो आपको करना क्या होगा? और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए हैं कि इन चारों ऑप्शनों में आप क्या अपनाएंगे। तो देखिए पहला का रखा है कि हाथों द्वारा खींचे या धक्का दे। क्या हाथ के द्वारा जो है उस आदमी को खींचेंगे या धक्का देंगे? ऐसी कंडीशन में तो मेरे भाई आपको भी करंट लग जाएगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अगला का रखा कि अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी देंगे। कहने का मतलब है कि इसके बारे में, जैसे कि किसी को करंट लग रहा है तो इसकी जानकारी आप अपने ऊपर के अधिकारी को देंगे, तब तक तो इस आदमी की जो है कहानी ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यह आंसर बी भी नहीं सही होगा। अगला हम बात करते हैं, किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर किसी को करंट लगा है तो उस कंडीशन में हम किसी और व्यक्ति को जो है बुलाएंगे कि हाँ इनका जो है करंट जो लगा हुआ है इनको जो है छुड़ाना है। तो ऐसी स्थिति भी हम लोग नहीं अपनाएंगे, तब तक तो उस आदमी की जो है डेथ हो जाएगी। अगला हम देखते हैं क्या कर रखा है, संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति बंद कर दें। जी हाँ, हम ये देखेंगे कि कहाँ से जो है विद्युत सप्लाई की जा रही है। कोशिश करिए कि उस विद्युत आपूर्ति को ही क्या करिए, बंद कर दीजिए। जब करंट आगे जाएगा ही नहीं तो वह आदमी क्या होगा, सेफ हो जाएगा, यानी कि आप पीड़ित व्यक्ति को जो है बचा लेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, और यह प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखिए आप लोगों के लिए साथियों हर तरीके से मैं यहाँ पर जो है क्लास को लेके आया हूँ, क्योंकि देखिए हर साल की अगर मैं बात करूँ, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, ठीक है, अगर हम नियमी पैटर्न पे आधारित जो प्रश्नों को है ना, उनको सही ढंग से अगर हम अच्छे ढंग से पढ़ लें तो हमारी परीक्षा का रिजल्ट जो है मेरे भाई 99%। ठीक है, कहने का मतलब जो भी प्रश्न आपकी ITI में पूछे जाते हैं बहुत रिपीटेड प्रश्न होते हैं और नियमी पैटर्न पे ही आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रखा है कि इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। ये तो आप देख रहे हैं, इस चित्र को ही देखकर आपको तुरंत समझ में आ गया होगा यह किसका सिंबल है। आप लोग जो है देखते होंगे रोड के किनारे यह सिंबल्स बना होता है, विद्यालय का सिंबल्स या संरक्षित का या आरक्षित का या पैदल क्रॉसिंग का, ये जो है डिनोट करता है पैदल क्रॉसिंग का। ठीक है, कहने का मतलब जैसे कभी आप लोग देखते होंगे बाइक से जा रहे होंगे, ऐसा सिंबल अगर आपके रोड के किनारे दिख रहा है तो ये जो है रोड के किनारे इसलिए बना होता है कि वहां पर आपको ये चेतावनी दी जा रही है कि यहाँ पर जो है पैदल क्रॉसिंग है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, अपनी जो भी बाइक हो या 4 व्हीलर हो उसे स्लो कर लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब एक तरीके से यह सूचना देने का काम कर रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैदल क्रॉसिंग। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए कुछ भाग यहाँ पर है, कुछ भाग नेक्स्ट पेज में है। यहाँ पर कर रखा है कि यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए
स्वर्णिमिक घंटा कौन सा है? देखिए, इसके लिए मैंने आपको पहले भी एक क्लास में बताया भी था कि गोल्डन आवर्स इसी को बोलते हैं। जब कभी भी किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट हो जाती है, ठीक है, एक्सीडेंट के बाद जो उसके 30 मिनट होंगे, यानी कि 30 मिनट जो होंगे मेरा भाई, उसी को हम क्या कहते हैं? गोल्डन आवर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले 30 मिनट, ठीक है। कहने का मतलब जो व्यक्ति है एक्सीडेंट के बाद का, उनका जो 30 मिनट होगा वही उनका गोल्डन आवर्स होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और यह जो है प्रश्न मेरे भाई आपकी परीक्षा में बहुत बार जो है रिपीट किया गया है, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? कर रखा है कि पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? ये तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से पता होगा मेरे भाई कि पीड़ित की कौन सी स्थिति को हम कोमा बोलते हैं। कोमा आप लोग सुनते भी होंगे गांव में, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है या उनका बॉडी या उनकी शरीर काम नहीं करती, तो उस स्थिति में हम लोग कोमा बोल देते हैं कि वो कोमा में चले गए, बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या पहचान करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें मेरे भाई तो कर रखा है बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना। अगर कोई व्यक्ति बेहोश है तो अगर हम उसे बुलाएंगे तो अगर वह उत्तर दे रहा है तो मेरे भाई वह कहाँ से बेहोश में है, ठीक है। सीधे तौर पे ये तो गलत ही सेंटेंस है। होश में रहना और बुलाने पर उत्तर देना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति होश में है, अगर हम बुला रहे हैं, वह उत्तर दे रहा है, तो वह कोमा की कैटेगरी में नहीं है, ठीक है। अगला कर रखा है सांस लेना लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना। यहाँ पर कर रखा है कि सांस व्यक्ति ले रहा हो, अगर हम उसे बुलाते हैं वह उत्तर न दे रहा हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी यह उत्तर सही नहीं है। अगला कर रखा है पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। जी हाँ, पूरी तरह वह क्या होगा? संवेदनहीन होकर लेटा रहेगा और बुलाने पर भी आपको उत्तर नहीं देगा। ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? कोमा बोलते हैं, ठीक है। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? देखिए, पहला प्रश्न आपका कर रखा है कि इस गेज का क्या उपयोग है? जो आपके सामने गेज दिख रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी परीक्षा में जो है 8 से 10 प्रश्न ऐसे होंगे मेरे भाई ट्रेड थ्योरी में, जिसमें आपके टूल दे दिया जाएगा और टूल के नाम पूछ लेते हैं या टूल के कार्य पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरीके का प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गेज का क्या उपयोग है। सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो इस गेज का काम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, यह जो गेज होता है फिलर गेज होता है। कौन सा गेज है? फिलर गेज होता है। और फिलर गेज होता क्या है और इसका काम क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ये क्या करता है? किसी भी जॉब, कोई भी जॉब हो, उसकी आंतरिक त्रिज्या को जांचने या नापने के लिए हम क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर तो आपका पहला ही बन जाएगा। आप देख सकते हैं जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, तो आंसर आपका तो यहाँ पर ए ही बन जाएगा। लेकिन कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछ लेता है, इस तरीके का चित्र दे देगा टूल का और पूछ लेता है कि इसका नाम क्या है। आप जानते रहिएगा इसका नाम क्या होता है? फिलर गेज होता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है? अगला प्रश्न कह रखा है कि इस रेती का क्या नाम है? जो रेती आपके सामने दिख रहा है, इस रेती का नाम पूछ रखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका सिंगल कट रेती होता है वह इस तरीके का होता है, ठीक है। उसमें जो है एक ही दांते कटे होते हैं। लेकिन अगर हम डबल कट रेती की बात करें तो इस तरीके का होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो ऑप्शन तो आपका ऑलरेडी यहाँ पर कट जाते हैं, ठीक है। अब बचता है आपका वक्राकार कट रेती। अब यहाँ पर आप इस रेती को देखकर ही समझ रहे होंगे कि यह तो वक्राकार कट रेती है ही नहीं। तो यह जो है आपका कौन सा रेती है? रॉफ्स कट रेती है, ठीक है। अब रॉफ्स कट रेती का नेचर क्या होता है? इसमें देखेंगे तो इसके ऊपर जो है दाने दाने जो है उभरा हुआ होता है, ठीक है। अलग अलग जगह पॉइंट की तरह होता है, ठीक है। तो एक दिन मैं आपको जो रॉफ्स कट रेती है इसे मैं आपको दिखा भी दूंगा कि किस तरीके का यह रेती होता है। आंसर आपका क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है? कह रखा है कि इस औजार का क्या नाम है? जो आपके सामने ये टूल दिखाया गया है, इस टूल का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। मैं आपको बता दूं कि यह जो टूल है मेरे भाई, आपको हम बता दें कि यह आंतरिक कैलीपर है। लेकिन
इससे पहले आपको मैं बता दूं कि आपका जो है आउटर कैलिपर भी होता है, ठीक है, जो कि बाहरी व्यास को मापता है, इस तरीके का होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये दिखाया गया है यह तो आपका आंतरिक कैलिपर है। अब यहाँ पर जो है आपकी परीक्षा में पूछता है कभी कभी जो है कि आंतरिक जो कैलिपर होता है इसका मुख्य काम क्या होता है। आंतरिक कैलिपर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर के व्यास को मापने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन डिवाइडर का है। अब डिवाइडर क्या होता है उसके बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले ही आपको बताया था। तो यहाँ पर जो है आपका आंतरिक कैलिपर होता है, ठीक है। तो आंतरिक कैलिपर की अगर हम आकृति की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके का होता है, ठीक है। इसके जो पॉइंट होते हैं इस तरीके से बाहर की तरफ होते हैं, ठीक। अगर हम यहाँ पर विषम लेग कैलिपर की बात करें तो यह जो है आपका, इसे हम जैनी कैलिपर भी कहते हैं। तो एक ऐसे होता है, एक जो है लंगड़ा होता है, ठीक है। एक इसका लेग जो होता है सीधा होता है, दूसरा इसका जो है एक पॉइंट पे झुका होता है। तो यह जो है विषम लेग कैलिपर होता है। वाह्य कैलिपर के बारे में अभी मैंने आपको बताया, ये जो है बाहर की व्यास को मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंतरिक कैलिपर, ठीक है। देखिए इसमें अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है कि लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। जो लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष होता है इसका मुख्य कारण क्या है। पहला ऑप्शन कर रखा है कि दोषपूर्ण भंडारण के कारण जो है ट्विस्टिंग हो जाती है। असमान सिकुड़ना, अब मैं आपको बता दूं, जैसे आपने लकड़ी देखा होगा, कभी कभी आप जो है लकड़ी रख देंगे तो काफ़ी वह टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना। तो अलग अलग जगह जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो वहाँ पर जो है असमान सिकुड़ना की जो भावना होती है या जो नेचर होता है वही आपका क्या होता है, ट्विस्टिंग दोष होता है। अब यहाँ पर आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता जब होती है तो उस लकड़ी में क्या, गांठें पड़ जाती हैं। अगर यहाँ पर गलत सीजनिंग कर दी जाए तो वहाँ पर कपिंग हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग जो है समस्याएं आ जाती है लकड़ी में। लेकिन आपकी इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछ रखा है कि लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। तो यहाँ पर क्या, असमान सिकुड़ना। आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है कि मोटराइज छेनी का क्या उपयोग है। तो यहाँ पर उपयोग के बारे में आपसे पूछ रखा है। मैंने देखिए पहले ही आपको क्लास में स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपकी परीक्षा जो होती है उसमें जो है टूल्स के बारे में जो है 8 से 10 प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में बनते हैं। सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो डायरेक्ट जो है टूल का ड्राइंग देकर आपसे नाम पूछ लेता है, नहीं तो बिना ड्राइंग का भी प्रश्न बनते हैं जो कि आपके सामने है। तो यहाँ पर कह रखा है कि मोटाई छेनी का क्या उपयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन कर रखा है लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना। तो ये सामान्य छेनीकरण तो नहीं होता। अब यहाँ पर लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मोटाइज छेनी का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है कि सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हैचेट स्टेक का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। देखिए यह प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं कि 2023 में जो परीक्षा आपकी सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई गई थी वहां पर जो है यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। किनारों पर वर्गाकार हेतु करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि हमें जो है किसी एंगल पे झुकाना होता है ना। तो वहाँ पर जो है हम किस प्रकार की छेनी का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रखा है किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो जो आपका
हीरा पॉइंट छेनी होता है। कहने का मतलब डायमंड पॉइंट चीजल जो होता है वही जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम यहाँ पर देखिए बहुत सारे छेनी के आपके ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। क्रॉस कट छेनी का उपयोग क्या होता है, क्रॉस कट निशान लगाने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, हीरा पॉइंट छेनी। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो आपका कह रखा है किस प्रकार की कैलिपर का उपयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है। किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है। अगर हम बात करें तो इसके पहले भी मैंने आपको जैनी कैलिपर का नाम बताया था, और जैनी कैलिपर का जो काम होता है ये समांतर रेखाओं को खींचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जैनी कैलिपर की आकृति की बात करें या डिजाइन की बात करें तो इस तरीके का होता है। ठीक है, इसका एक लेग जो है सीधा होता है, दूसरा लेग जो है इसका पॉइंट एक एंगल पे झुका होता है। ठीक है, तो इस तरीके की आकृति होती है, तो वह जो है क्या होता है, जैनी कैलिपर होता है। तो ये जो है समांतर रेखाओं को खींचने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर तो आपका क्या बन जाएगा, जैनी कैलिपर। और बाह्य कैलिपर का क्या काम होता है, ये बाहरी व्यास को मापने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आंतरिक कैलिपर का उपयोग क्या होता है, इसके अंदर की किसी अंदर की भाग को, जैसे कोई सिलेंडर नुमा आकृति का है तो उसके अंदर के व्यास को हम मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न जो आपका कह रखा है मेरे भाई, यहाँ पर कह रखा है क्या कि इस ड्रिल बीट का क्या नाम है। जो ड्रिल बीट आपके सामने दिखाई गई है इसका नाम क्या है। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके द्वारा जो है हम काफ़ी दूरी तक क्या ड्रिल किया जा सकता है। जैसे आपने ड्रिलिंग बीट देखा होगा या ड्रिलिंग मशीन आपने देखा होगा, तो उसमें जो है ड्रिलिंग बीट लगाई जाती है, और ड्रिलिंग बीट ही क्या करता है, किसी भी वर्कपीस को छिद्र या ड्रिलिंग करना हो तो यही ड्रिलिंग बीट का ही मुख्य काम होता है। आप देखेंगे जब ड्रिलिंग बीट को, तो इसमें जो है एक आकृति बनी होती है, जो कि जो मटेरियल काटता है उस मटेरियल को बाहर निकालने का एक रास्ता होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो एक थोड़ा सा एंगल पे झुका हुआ पॉइंट होता है। तो यह जो आपकी परीक्षा में पूछ रखा है, या हम यूँ कहें कि ये थोड़ा सा टेपर होता है। ठीक है, तो आंसर अगर हम बात करें, ऑप्शन की बात करें, तो ये जो है आपका टेपर सैंक बीट होता है। क्या, टेपर सैंक बीट होता है। तो आंसर आपका क्या, बी बन जाएगा। ठीक, देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रखा है कि सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें सीट मेटल में सामान्यतः उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेक का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर हम वर्गाकार स्टेक का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि ISO मेट्रिक का फाइन थ्रेड M12 अब यहाँ पर इंटू 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। अब यहाँ पर देखिए आपको बता दें कि ये जो है स्क्रू का जो है समस्या है, और जैसे आपने स्क्रू देखा होगा तो स्क्रू में जो है कुछ रूल होते हैं, और यहाँ पर जो है इस तरीके का जो है M12 इंटू 1.25 देकर पूछ रखा है कि 1.25 क्या है और M12 क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम 1.25 की अगर हम बात करें तो यह जो है थ्रेड के पिच को जो है इंगित करता है। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर तो बी बन जाएगा, थ्रेड का पिच। लेकिन M12 क्या है, ये जो M12 अंकित किया गया है यह जो है स्क्रू का व्यास को इंगित करता है। ठीक है, स्क्रू के व्यास को इंगित करता है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर बी बनेगा। मान के चलिए अगर M12 पूछा होता तो आप जो है स्क्रू का व्यास बताते। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो कह रखा है, मुझे उम्मीद है कि आप जो है इसे कमेंट करके जरूर बता देंगे, है ना, क्योंकि ऐसा प्रश्न मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको करा दिया है। यहाँ पर देखिए लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो इसमें जो है गांठें उत्पन्न हो जाती हैं। आंसर आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं।
देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। अब टेनन आरी कैसा होता है, आप इधर देखिए, इस तरीके का जो है आरी होता है और इसमें जो है इस तरीके की आकृति होती है। तो सीधे तौर पे इसमें कह रखा है कि मान के चलिए इसमें जो है धार देना हो, दांतों को तेज करने के लिए कुल मिलाकर धार देना हो, तो उसमें हम जो है किस प्रकार की रेती का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर वर्गाकार रेती तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते और वृत्ताकार रेती भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं त्रिभुजाकार रेती, त्रिभुजाकार रेती की अगर आप बात करोगे तो त्रिभुजाकार रेती का उपयोग करके हम जो है टेनन आरी में जो है धार को अच्छे ढंग से दे सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, त्रिभुजाकार रेती। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि देखिए आपके टूल के जो है चित्र देकर आपसे नाम पूछता है। यहाँ पर देखिए यक्ष से अंकित रेती के भाग का नाम बताइए। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर रेती का जो है एक चित्र बनाकर दे दिया गया है और यहाँ पर जो है आपको अंकित कर दिया गया है कि यक्ष वाले भाग का नाम क्या है। जैसा कि अगर हम बात करें, इसे जो है एज कहते हैं। एज का मतलब है कि किनारा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो है आपका क्या होता है, टैंग होता है, ठीक है, टैंग होता है, ठीक। ये जो भाग होता है, जो भाग जो है आपका हैंडल में फिट होता है, ये तो आपको पता है कि हैंडल है। बाकी ये जो भाग है इसको हम हील बोलते हैं। क्या, हील बोलते हैं। और हील वाले जो भाग होता है उसमें जो है आपका ये जो दांते, या अगर हम आकृति की बात करें तो नहीं कटे होते। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा आपका जो 2024 में अभी कंप्लीट कराई गई थी सितंबर के माह में, तो उस परीक्षा में जो है यह प्रश्न पूछा गया। और मैंने आपको पहले भी बताया है मेरे भाई कि आपकी एनसीबीटी बोर्ड जो परीक्षा कराती है आईटीआई का, हर वर्ष परीक्षा में जो है प्रश्नों को रिपीट बहुत करती है। आपको बता दें कि आईटीआई का जो सिलेबस है मेरे भाई लिमिट है और प्रश्नों को जो है बार बार जो है एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से रिपीट किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न पूछ रखा है कि इस औजार का क्या नाम है। जो औजार आपके सामने दिख रहा है, ये औजार का नाम क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस औजार का नाम क्या होता है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं इसका मुख्य काम क्या होता है। ये जो है आपको मैंने बताया था कि एक आपका जो है जैनिक कैलीपर होता है। अब जैनिक कैलीपर क्या होता है, ये जो है सीधी रेखा को खींचने, समांतर रेखाओं को खींचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे, इसका एक लेग जो होता है झुका होता है और दूसरा लेग जो होता है सीधा होता है। कहने का मतलब इसे हम लगड़ी कैलीपर भी बोलते हैं और ये जो आपका आंसर बनेगा यह जो है जैनिक कैलीपर हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका ये प्रश्न कह रखा है, देखिए कह रखा है कि छैनी में यक्ष द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। छैनी में यक्ष द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम पूछ रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीधे तौर पे पूछ रखे हैं कि यक्ष द्वारा जो डिनोट किया गया है इसका नाम क्या होगा। अगर हम बात करें तो ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट पे जो है मिल रहा है, तो इसे हम जो है पॉइंट कोण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा कि फर्मर छैनी का क्या उपयोग है। यहाँ पर जो है फीमर चीजल जो है उसका मेन उपयोग क्या है उसके बारे में यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग में हम उपयोग करते हैं। सामान्य छेनीकरण में हम क्या करते हैं, फॉर्मर छेनी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है आपका कि किस प्रकार का अर्धलैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जाप का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। तो यहाँ पर मैं अगर हम बात करूँ, यहाँ पर देखिए पहला का रखा है कि एंड लैप जोड़। एंड लैप जोड़ की अगर हम बात करें तो ये इस तरीके का होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है ज्वाइंट की गई है, ठीक है, तो इसे हम एंड लैप जोड़ कहेंगे। लेकिन अगर हम क्रॉस लैप जोड़ की बात करें तो
क्रॉस लैब जोड़ जो होगा आपका इस तरीके का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर रखा है मध्य लैब जोड़। अगर हम मध्य लैब जोड़ की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जैसे मध्य लैब जोड़ की बात की जा रही है तो इस तरीके से जुड़ा होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मध्य लैब जोड़ कहेंगे। तो आपका आंसर यहाँ पर अगर हम बात करें तो सी ही बनेगा। लेकिन अगर हम कोना अर्ध लैब जोड़ की बात करें तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, जो आपका कोना अर्ध लैब जोड़ होगा वह इस तरीके का होगा। ठीक है, इस तरीके का, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन दो कोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यह हमारा कोना अर्ध लैब जोड़ होगा। लेकिन अगर हम आंसर की बात करें तो आपका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, मध्य लैब जोड़। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, और मैं आपको बोलना चाहूँगा मेरे भाई, ये जो प्रश्न है ना आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कर रखा है कि 90 अंश मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किस प्रकार के नॉच का उपयोग करते हैं, तो ये जो है आपका भी नॉच का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए ही बन जाएगा, वी नॉच। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। हेम फोल्डिंग जो होता है मेरे भाई, यह जो है सीट को क्षति से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायता या सीट मेटल को सरलता से मोड़ने के लिए, ये सब नहीं। हम जो है अगर हम हेम फोल्डिंग की बात कहीं पर भी करेगा तो आप ध्यान रखिएगा, सीट को क्षति से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो आपका कह रखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। अब यहाँ पर देखिए घुमाना क्या शक्ति का जो लकड़ी होगी क्या उसमें जो है कमी आएगी। कपिंग की बात की गई है, और चटकने की बात की, चटकने का मतलब ये होता है मेरे भाई, जैसे आप लोग देखते होंगे लकड़ी रखी गई होगी तो लकड़ियाँ जो है वहाँ पर जो है चटकने का मतलब फट जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अनियमितता की बात की गई है। तो अनियमितता क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में समझा दूं। जैसे मान के चलिए ये आपकी कोई लकड़ी है, ठीक है, और इस तरीके की हो गई और फिर इधर सीधा हो गया, तो यह जो है लकड़ी में अनियमितता आ गई। ठीक है, कहने का मतलब कहीं पर लकड़ी मोटी है तो कहीं पर लकड़ी जो है पतली है। तो ऐसी स्थिति में यह लकड़ी जो होगा एक प्रकार का दोष होगा, और इस दोष को हम क्या कहते हैं, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम कर देती है, तो यह जो है अनियमितता। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए यह प्रश्न मेरे भाई मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अगर आप फीटर ट्रेड से हैं या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आपकी सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई जाती है एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से, वहाँ पर जो है 10 से 12 प्रश्न मेरे भाई सीधे तौर पे टूल्स के चित्र देकर उनका सीधे तौर पे कार्य या उनका उपयोग के बारे में जो है सीधे तौर पे पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कर रखा कि इस हथौड़े का क्या नाम है, सीधे तौर पे हथौड़े का चित्र देकर जो है आप लोगों से पूछ रखा है कि इसका जो है नाम क्या है। तो यह जो है आपका क्ला हथौड़ा होता है। ठीक है, जिसे हम क्ला हैमर भी कहते हैं। अब इसका मुख्य काम क्या होता है, जैसे कहीं पर लकड़ी में कहीं पर कील धसी हो तो कील को जो है निकालने के लिए भी और कील को जो है धसाने के लिए भी हम क्या इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा कि गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। क्या लकड़ी में गांठें बन जाती हैं, क्या घुमाव आ जाता है, या चटक जाती हैं लकड़ियाँ, या कपिंग हो जाता है। तो कपिंग हो जाता है, जी हाँ, कपिंग जो है यहाँ पर हो जाता है लकड़ियों में अगर हम गलत सीजनिंग के थ्रू जो है, तो यह जो है दोष उत्पन्न हो जाती है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको ये भी बता दूं मेरे भाई कि यह जो है सभी ट्रेड के लिए ऐसे प्रश्न जो अभी मैं आपको बता दूं कि पहला ही चैप्टर मैं आपको करा रहा हूँ, और जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ मेरे भाई ये सब प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। अभी मैं आपको जब प्रीवियस ईयर का पेपर कराऊंगा तो आपको जो है दिखाऊंगा भी कि आप लोग देख लीजिए जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, यहाँ पर जो है प्रश्न जो है पूछा गया है। ठीक है,
देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कह रखा कि जस्ती सीट पाइप जोड़ में यक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड के का नाम क्या है। सीधे तौर पे अगर हम बात करें, नाम सीधे तौर पे पूछ रखा है कि जो ये थ्रेड कटी है इस थ्रेड का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं जैसे एक पाइप है और दूसरे पाइप पे जब हम जो है दोनों पाइप को आपस में जोड़ते हैं तो आप देखते होंगे एक पे थ्रेड कटा होता है बाहर की तरफ और एक में अंदर की तरफ जो है थ्रेड कटा होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो ये जो है आपका तिरछी मेल थ्रेड कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर तिरछी मेल थ्रेड, आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी अभी आप लोगों को मैंने कराया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न कर रखा है कि सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नॉच का प्रयोग किया जाता है। सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नॉच का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम जो है सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधा नॉच का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, भी का नहीं, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि भी नॉच जो है यहाँ पर आंसर कर दीजिएगा आप लोग। ठीक, यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका सीधा नॉच हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि कह रखा है कि क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रॉस कट छेनी ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कर रखा है कि कीवेज काटने में। हाँ, कीवेज काटने में, जैसे कि मान के चलिए कीवेज क्या होता है अगर हम बात करें साधारण तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे जालीदार जो है की कटे हों। ठीक है, तो वहाँ पर जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कीवेज काटने में हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा कि 900 नहीं है, ये 90 अंश मोड़ने हेतु किस, यहाँ पर 90 अंश आप समझिएगा, नहीं तो आप सोचेंगे कि 900 मोड़ने है ना, 90 अंश मोड़ने हेतु किस प्रकार का नॉच का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है इसके बारे में एक प्रश्न ऑलरेडी मैंने आपको कराया। अगर हम जो है 90 अंश पे मोड़ने का जो है कहीं पर प्रयास करते हैं तो वह जो है वहाँ पर हम भी नॉच का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपका की होल आरी होती है हम जो है इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है की होल आरी का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आंसर आपका बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है, और ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आपकी परीक्षा के लिए। देखिए क्या कह रखा है, कह रखा है कि सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है। सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है। जो आपके सामने ये चित्र दिखाया गया है और अगर हम बात करें साथियों, और मैंने आपको ये भी बताया कि आपके जो टूल्स हैं, औजार हैं, इनके जो है सीधे तौर पे आपकी परीक्षा में जो है चित्र देकर जो है सीधे तौर पे इनका नाम, इनका कार्य, ठीक है, पूछ लेता है। तो यह जो है आपका क्या है, ब्लो हॉर्न स्टेक है। ठीक है, क्या ब्लो हॉर्न स्टेक है। अगर हम बात करें इसका काम क्या है, ये जो है मेटल पर जो है निशान बनाने के लिए या जो है हम मेटल को मोड़ने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि औजार का क्या नाम है, या हम कह सकते हैं इस औजार का नाम क्या है। देखिए पहला ऑप्शन आपका कर रखा है कि क्ला हथौड़ा। क्ला हथौड़ा तो नहीं है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको एक प्रश्न क्ला हैमर पे जो है करा दिया है। ठीक है, आइए अगले ऑप्शन पे देखते हैं। अगला ऑप्शन आपका कह रखा है कि टैक्स हथौड़ा। जी हाँ,
ये जो है आपका टैक्स हैमर हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार की छेनी का हम प्रयोग करते हैं, इसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें चपटी छेनी का इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी जालीदार छेनी होती है उसी का हम क्या करते हैं यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब जालीदार छेनी क्या होता है? जैसे कि ये मान के चलिए आपका जो है सीट है और यहाँ पर जो है हम जालीदार इसमें छेनी बना लिए हैं, ठीक है। तो इसका हम उपयोग जो है जालीदार छेनी के लिए करते हैं। आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीविंग करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर कर रखा है कि वर्गाकार स्टेक में या हैचेक स्टेक में, ब्लो हार्न स्टेक में हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। और देख रहा हूँ कि कई सारे छात्र जो है हमारे पास लगातार मैसेज भी कर रहे हैं, जो चैनल का व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी, कि सर जो है एक क्लास जो है टूल के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा मेरे भाई कि सभी टूल्स के जो है मुख्य कार्य क्या है, उनका उपयोग कहाँ होता है, सारे उनके जो है सुरक्षा और सावधानियों के साथ जो है आपको बता दूंगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? जो लकड़ी होती है अगर उसमें मान के चलिए गांठें पड़ गई हैं तो वह किस दोष के कारण होता है, ये आपसे पूछ रखा है। तो ये प्रश्न भी मेरे भाई आपकी परीक्षा की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि यह प्रश्न जो है आपके 2023 में भी पूछा गया प्रश्न है और 2024 की परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न है। कर रखा है कि लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? दोषपूर्ण भंडारण के कारण जो है गांठ पड़ जाती है, असमान सिकुड़ने से जो है गांठें पड़ जाती हैं, शाखाओं की वृद्धि से। जी हाँ, जो शाखाएं आप देखते होंगे, ठीक है, जिसे आप टहनियाँ बोलते हैं, अगर इसमें जो है वृद्धि अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है लकड़ी में क्या गांठ बन जाती है। अब जब लकड़ी में गांठ बन जाएगी तो यह एक प्रकार का दोष होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा, ठीक है। तो सारा रखा है कि 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो? कहने का मतलब है यहाँ पर जो है रीवायरेबल फ्यूज के बारे में बात किया है। तो यहाँ पर रीवायरेबल फ्यूज की अगर हम बात करें तो हमेशा जो है यह जो है 32 एम्पियर, या अगर मान के चलिए यहीं पर 40 एम्पियर होता तो उससे हमेशा थोड़ा सा कम होता है। ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा कम हो जाए, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 16 एम्पियर, आधा भी नहीं होता और आधे से भी कम नहीं होता, यहाँ पर थोड़ा सा कम होता है। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर 26 एम्पियर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है? अगला प्रश्न कर रखा है कि SWG के जी से तार का आकार मापने की परस क्या है? तो यहाँ पर देखिए SWG का यहाँ पर स्टैंडर्ड वायर गेज की बात किया गया है। तो यह जो आपके ITI के सिलेबस में जो रखा गया है वह जो है 0 से 36 तक होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है 0 से 36, यानी कि आंसर तो आपका डी बन जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो यह उपलब्ध आपका 0 से 48 तक होता है। तो आंसर तो आपका यहाँ पर डी बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका कर रखा है, इस तार जोड़ का नाम क्या है? सीधे तौर पे आप देख सकते हैं एक तार है, ये तार है और यहाँ पर तार को ओपन कर दिया गया और एक दूसरा तार ले जाकर जो है इसमें सीधे तौर पे बांध दिया गया है। ऐसे जोड़ को हम क्या बोलेंगे? और मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न जो है यहाँ पर तार ज्वाइंट से ही रिलेटेड पूछ लेता है, ठीक। तो आपको यहाँ पर आपको मैं बता दूं आपके ड्राइंग के भी पेपर में पूछ लेता है। तो इसलिए अगर हम बात करें तो यह जो जोड़ होगी, आपके ऑप्शन को देख लेते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, ऐसे ही ऑप्शन आपके परीक्षा में भी दिखेगा। तो यहाँ पर जो है आपके नोटेड टैब जोड़ होता है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? कर रखा है कि
गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो यह जो है आपका रोजिन की बात किया गया है, तो यहाँ पर रोजिन नहीं होगा। सीधे तौर पे अगर हम रोजिन की यहाँ पर बात की जा रही है तो यह विद्युत चालकों के जोड़ने के लिए हम उपयोग करते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक अम्ल हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसमें जो है 10% आपका अम्ल होता है और जो है 90% आपका पानी होता है। तो आंसर तो आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। कभी कभी आपके परीक्षा में पूछ लेता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसमें जल की कितनी मात्रा होती है या अम्ल की कितनी मात्रा होती है। तो ध्यान रखिएगा, अम्ल की मात्रा जो है 10% होता है और पानी की मात्रा 90% होता है। आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा कि मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जब कभी भी यहाँ पर मशीनिंग की बात की गई है तो हम जो है हमेशा डीप सोल्डरिंग करेंगे, क्योंकि डीप सोल्डरिंग में क्या होता है, एक साथ जो है कई आपके वेल्डिंग या सोल्डरिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। देखिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं, हर वर्ष यह प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछता है। यहाँ पर देखिए, और इसी तरीके का जो है आपके जो सीबीटी परीक्षा होगी वहां पर जो है इस तरीके का आपको ड्राइंग भी मिलेगा और आपसे पूछ लेगा कुछ अंकित करके कोई लेटर कि इसका नाम क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस भूमिगति केबल में यक्ष से अंकित भाग का नाम बताइए। यक्ष से जो अंकित किया गया भाग है इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अब यहाँ पर जब आपको नाम पता होगा तभी तो आप यहाँ पर नाम बता पाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह आपका चालक होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यह जो है आपका जैसा कि कुचालक होता है। ये जो आप देखते होंगे, कोई भी तार लीजिएगा तो उसके ऊपर देखिएगा प्लास्टिक की जो है लेयर चढ़ा होता है, तो यहाँ पर दूसरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, कुचालक पदार्थ होते हैं। ठीक है, अगर हम उसके बाद बात करें तो यहाँ पर लेड थीथ होगा। ठीक है, लेड थीथ होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपसे कह रखा है यह जो है आपका वेडिंग है। क्या, वेडिंग। तो आंसर तो आपका यहाँ पर ए ही बन जाएगा। ठीक, अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर जो है ये जो है आपका आर्मेचर होता है। ठीक है, तो हर जो भी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मटेरियल लगे हैं सभी का अलग अलग कार्य है। इसके बारे में मैं आपको जो है अच्छे ढंग से एक क्लास में जो है एक्सप्लेन करके समझा दूंगा कि आखिर ये लगाया क्यों जाता है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हमारा मेन उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग अटेम्प्ट करें। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, यक्ष जो भाग दिख रहा है यह जो है आपका वेडिंग हो जाएगा। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि यक्ष यल पीई का पूर्ण रूप, कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्रॉस लिंकेड पॉलीएथिलीन हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा ये क्रॉस से ही रिलेटेड होता है। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और आपको दिख रहा होगा, क्रॉस लाइन पॉलीएथिलीन कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर क्रॉस लिंकेड बाई एथिलीन होता है, पॉलीएथिलीन होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा कि भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया भी कि अलग अलग जो जिस कोई भी वायर हो, केबल हो, तो उसमें जो है अलग अलग लेयर लगे होते हैं और सभी लेयर का जो है अलग अलग काम होता है। तो यहाँ पर देखिए पूछ रखा कि भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग होता है। यहाँ पर सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो उनके जो कार्य है यही पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम केबल को नमी से बचाने का काम जो करता है आपका लेड थीथ करता है। ठीक है, लेड थीथ करता है।
अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर कह रखा है केबल को यांत्रिक क्षति से बचाने का जो कार्य करता है वह हमारा आर्मेचरिंग करता है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो कह रखा है कि धात्विक कवच को क्षरण से बचाने के लिए हमारा वेल्डिंग कार्य करता है। ठीक है, अगले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो है सीधे तौर पे कह रखा है आपके वातावरण से। ठीक है, वातावरण से जो सुरक्षा हमारा करता है वह क्या सर्विंग करता है, यानी कि पूछ ही रखा है कि सर्विंग का मुख्य कार्य क्या होता है, वातावरण से सुरक्षा प्रदान करना। आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हिंदी में जो है नहीं लिखा गया है, केवल इंग्लिश में लिखा गया है, तो वातावरण से जो है यह सुरक्षा को प्रदान करता है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है कि लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। इसके द्वारा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट कराया गया है। तो यहाँ पर जैसे अगर मान के चलिए अगर हम यहाँ पर जो है अर्थ से जोड़ देते और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यह जो है आपका भूमि दोष हो जाता, लेकिन यह जो है आपका परिपथ दोष है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर लघु परिपथ दोष, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है यहाँ पर उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है डक्ट में हम क्या करते हैं, केबल बिछाने का कार्य, या भवन के साथ या सीधे जमीन में। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हमें लंबी दूरी जो है तक तार को बिछाना है तो हम क्या करते हैं, जमीन के अंदर जो है यहाँ पर बिछा देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपका जो है हवा रैक होगा, तो आंसर आपका हवा में रैक होगा, आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। कह रखा है कि तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे पहले तो अगर हम तांबे के परमाणु क्रमांक की बात करें तो 29 होता है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो आपका क्या हो जाएगा 2, 8, 18 और 1। तो यहाँ पर जो इनका बाहरी अगर हम बात करें तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो यहाँ पर यही तो पूछ रखा है आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा कि नियन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। नियन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव जो होता है वह क्या कहलाता है। तो यह जो है आपका जो गैस आयनीकरण प्रभाव के अंतर्गत आएगा। नियन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है, तो गैस आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रखा है, कह रखा है कि कुचालक प्रतिरोध की इकाई है। जो कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होता है, अगर हम ओम की बात करें तो आपको पता है कि प्रतिरोध की इकाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका मेगा ओम हो जाएगा, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, डी हो जाएगा। ठीक है, या हम 10⁶ ओम भी बोलते हैं, आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया भी था कि कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो जो आपका रिवायरेबल फ्यूज होता है, पुनः तार बांधने योग्य जो फ्यूज होगा यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो यह जो है अधिक धारा को संरक्षण देगा, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कर रखा है कि सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किए जाते हैं। सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका वेस्टर्न यूनियन जोड़ होता है। ठीक है, तो आंसर तो आपका यहाँ पर
डी बन जाएगा। ठीक, ये क्या करता है, लंबाई को जो है बढ़ाने में हम इसका उपयोग करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, एक तार ये हो गया आपका, देखिए एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ये दो तार हैं, ठीक है, इन दोनों तारों को अगर हम आपस में बांध देते हैं, ये तार जाकर इस पे लपेट दे और इस तार को जो है इस पे लपेट दे, तो यह जो है हमारा क्या करेगा, लंबाई को भी बढ़ा देगा और इस जॉइंट को हम जो है वेस्टर्न यूनियन जोड़ भी कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं, तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि एल्युमिनियम चालकों को सोल्डरिंग करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं 2023 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और ये जो है आपका केरल लाइट होता है। क्या केरल लाइट होता है? आंसर आपका बी बन जाएगा। मैं आपसे कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम देखें तो हर एक साल बाद जो है यह प्रश्न रिपीट किया जाता है और मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आईटीआई का जो कोर्स है मेरे भाई लिमिट कोर्स है। ऐसा नहीं कि आपकी परीक्षा में जो है बाहर से प्रश्नों को पूछा जाएगा, यहीं से पूछा जाएगा। मैं आपको बता दूं, जितनी मैं आपको यहाँ पर क्लास दे रहा हूँ, अगर आप देख के चले जाएंगे मेरे भाई और आपके जो प्रीवियस ईयर का क्लास होगा उसे भी अगर आप देख के चले जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट जो आपके न्यूमेरिकल होंगे उन्हें भी मैं आपको हल करा दूंगा और बाकी जो सुरक्षा और सावधानियां से रिलेटेड आप लोग जो है बराबर मैसेज कर रहे हैं कि सर एक क्लास में जो है इसके बारे में थोड़ा सा विधिवत तरीके से समझा दीजिएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो है उस क्लास में जो है पूरा एक्सप्लेन करके समझा दूं। तो यहाँ पर आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो कह रखा है कि पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई सोल्डर हो, अगर वह पिघला हुआ है और उसे हम बार बार पिघलाते हैं तो उसमें जो है क्या खामियां या उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन आपका क्या कर रखा है, टीन का भाग कम हो जाता है। जी हाँ, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही कह रखा है पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो आपका टीन होता है उसका भाग जो है कम हो जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए ही बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह कर रखा है कि केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। कहने का मतलब जो केबल आपका है पीवीसी, यहाँ पर जो कुचालक की बात किया गया है, अगर हम अत्यधिक लंबे समय तक धारा उसमें जो है प्रवाहित करें तो उस पर क्या प्रभाव होगा, कुल मिलाकर यही पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उस पर जो साइड इफेक्ट होगा, यह जो है कुचालक प्रतिरोध को क्या करेगा, घटा देगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, कुचालक प्रतिरोध को घटाने का काम करेगा और साथ में मैं आपको बता दूं यह कुचालक को भी क्या करेगा, कमजोर पड़ेगा। कुल मिलाकर अगर हम कुचालक की बात यहाँ पर करें तो कुचालक हमारा जो है कमजोर पड़ जाता है और यह कुचालक प्रतिरोध को घटाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा, और ये प्रश्न मैं आपको बता दूं आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2024 में। अभी जो आप लोगों का 2024 में सितंबर के माह में जो है पेपर हुआ था, उसमें जो है यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर कराऊंगा तो उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा, यही प्रश्न सीधे तौर पर उठाकर पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें, कह रखा कि केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। तो यहाँ पर संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है, तो यहाँ पर जो डक्ट पाइप के माध्यम से हम क्या करते हैं, बिछाने का काम करते हैं, वह हमारा जो है संकीर्ण क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। देखिए जो यह प्रश्न कह रखा है, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग जो है कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर दें, क्योंकि ऐसा प्रश्न मैंने आपको एक प्रश्न करा चुका हूं और मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके भी बताया था कि केबल में जो है कितने लेयर्स होते हैं और सभी लेयर का क्या काम होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इस भूमिगत केबल में यक्ष से अंकित भाग का नाम बताइए। सीधे तौर पर जो यक्ष से अंकित भाग है उसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे तौर पे आपको भी पता है ये आपका चालक होता है ना। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो लेड थित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लेड थित ये जो अंकित किया गया है
और बाकी आर्मेचर का काम सारी चीज़ें जो है मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया भी था। तो यहाँ पर आंसर आपका डी बन जाएगा। कह रखा है कि भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है, और ये जो है मैंने आपको ऑलरेडी 2 से 3 प्रश्न इसी बेसिस पे करा भी चुका हूं, और मैंने आपसे ये भी बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मुझे उम्मीद भी है कि आप जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो भूमिगत केबल जो आपका होता है, जो जमीन के अंदर जो केबल्स बिछाए जाते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कई लेयर होते हैं और सभी लेयर का जो है अलग अलग काम होता है। तो यहाँ पर पूछ रखा है सीधे तौर पे, जब उसमें धात्विक कवच को क्षरण, कहने का मतलब जंग से बचाने के लिए हम जो है किसका उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो है हम इसमें बेडिंग का उपयोग करते हैं। आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, देखिए अगला प्रश्न जो आपका कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कर रखा कि सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। कहने का मतलब है सोल्डरिंग आयरन को उपयोग करने की न कंडीशन में हमें स्टैंड में ही क्यों रखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए आपका पहला कर रखा है कि यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। जी हाँ, ये जलने एवं अग्नि को रोकता है। आप यहाँ पर तो ऑप्शन आपका पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों को जोड़ पाए जाते हैं। जंक्शन बॉक्स की अगर हम बात करें तो इधर से भी एक वायर, इधर से भी एक वायर, इधर से भी एक वायर। ठीक है, तो सीधे तौर पर कर रखा है कि जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों को जोड़ पाया जाता है, कैसा जोड़ यहाँ पर किया जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर जो है रेट टेल जोड़ ज्वाइंट किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, और ये जो है आपके 2023 के बैच में जो है यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अभी मैं आपको जब प्रीवियस ईयर का पेपर कराऊंगा मेरे भाई, तो आप लोग जो है देखिएगा बहुत सारे प्रश्न जो है बार बार रिपीट किए गए हैं। तो यहाँ पर कर रखा है कि इस जोड़ का क्या नाम है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता ही होगा, और आप लोग जो है कमेंट करके भी बता सकते हैं। ये जो है आपका मैरिट जोड़ होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर पहला ही बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है। ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है, यहाँ पर उपयोग के बारे में पूछा है। तो अगर हम उपयोग की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला क्या कर रखा कि लाइन की लंबाई को बढ़ाता है, ये बढ़ाने के काम में नहीं लिया जाता। अगला कह रहा कि आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करना, तो ये भी नहीं होता है। इसमें चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ पर करा कि सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा डी बन जाएगा। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि सर्विंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर डीप सोल्डरिंग की बात की गई है, तो ये जो है जो आपके औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जहाँ पर एक साथ जो है कई सोल्डरिंग हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो वहाँ पर जो है हम डीप सोल्डरिंग का कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपके जो पूछ रखा है कि सर्विंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए जो हम कहीं पर रिपेयरिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में जो है हम वहाँ पर किस प्रकार की सोल्डरिंग करते हैं। तो वहाँ पर जो है हम ज्वाला के साथ सोल्डरिंग करते हैं कि दोनों पार्ट जो है हीट होंगे, तभी जो है आपका सोल्डरिंग कंप्लीट हो पाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। और थोड़ा सा मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर जो है जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ आपको, एक बात मैं बोलना चाहूँगा, आपकी परीक्षा में यहीं से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि जो है हम बुक से पढ़ लें, कहीं से पढ़ लें, है ना। आप पढ़िए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप हम ही से पढ़िए, लेकिन जो आपके नियमी पैटर्न पर आधारित प्रश्न है उसे आप लोग जरूर देख के जाना, और आपके जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उन्हें भी आप लोगों को देख के ही जाना है। क्योंकि आपको मैं बता दूं 75% प्रश्न जो है बार बार एनसीईआरटी बोर्ड जो है रिपीट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी बैक पेपर हुआ है मेरे भाई, और जो स्टूडेंट बैक पेपर दे के आए हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि कितना जो है हमने क्या बताया था और कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है,
यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका कह रखा है डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है, यानी कि इसका उपयोग क्या है उसके बारे में जो है पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए नर्म सोल्डरिंग जो है इसके द्वारा नहीं किया जाता और ये जो है इस विधि में नहीं आता। पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग कार्य में यह भी जो है आपके डीप सोल्डरिंग विधि में नहीं आता। मैंने आपको अभी देखिए यहाँ पर कर रखा कि पीसीबी में छोटे भाग की सोल्डरिंग, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आंसर आपका पीसीबी में छोटे भागों की जो सोल्डरिंग की जाती है वहाँ पर जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो कह रखा है मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको मैं बता दूं यह परीक्षा में जो है बहुत ही बार जो है प्रश्न रिपीट किया गया है। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके सीबीटी बेस्ड परीक्षाएं होती है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाएं होती हैं, उसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रश्नों को रिपीट किया जाता है। और आपको मैं बता दूं चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, ठीक है, 10 से 12 प्रश्न जो है आपके सीधे टूल को देकर उसका नाम या उसके कार्य या किस मटेरियल का बना है इस तरीके से जो अंकित करके जो है पूछ लेता है आपकी परीक्षा में। तो यहाँ पर देखिए वेल्टेड भूमिगत केबल में यक्ष से अंकित भाग का नाम बताइए। कहने का मतलब जो आपका केबल होता है उसका जो है अगर हम बात करें तो फ्रंट व्यू दिखाकर पूछ लिया गया है कि यह जो है यक्ष जो डिनोट किया गया है इसका नाम क्या है ये बता दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर जो कह रखा है आपका सीधे तौर पे तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है आपका क्या है दूसरा स्टेप अगर आप बात करेंगे तो लेड थिथ होता है, ठीक है। आंसर तो आपका यहाँ पर सी बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको साथियों जो इसके पहले छठी क्लास जो मैंने आपको कराया है तो आपको मैंने चारों तरीके बता भी दिया है कि किस तरीके से जो है आपके प्रश्न केबल जो भूमिगत केबल होता है उससे रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें मेरे भाई देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कह रखा कि कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह जो है डाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए पॉलीअमीन हार्डनर, कास्ट रेसिन यौगिक, बिटुमिनस यौगिक। अब देखिए यहाँ पर जो बिटुमिनस यौगिक की बात की गई है जो आपके अंडरग्राउंड केबल होते हैं यानी भूमिगत जो केबल होते हैं उसी में जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर पूछ ही रखा है कि कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। तो यहाँ पर बिटुमिनस यौगिक जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर आपका सी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न जो आपका कह रखा है कि भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है। भूमिगत केबल में बेडिंग का जो उद्देश्य होता है उसके बारे में पूछ रखा है। और मैंने आपको अभी भी एक प्रश्न इसके 2-3 प्रश्न पहले जो है एक प्रश्न मैंने आपको करा भी दिया कि बेडिंग का मुख्य कार्य क्या होता है और ये जो है भूमिगत केबल में जो है बेडिंग लगाया क्यों जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें सीधे तौर पर अगर यहाँ पर देखिए पहला जो कह रखा कि केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना। अगर हम केबल की यांत्रिक क्षति से बचाने की बात करें तो ये जो है आपका आर्मेरिंग का कार्य होता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि केबल को नमी और गैस से बचाने के लिए हम क्या करते हैं लेड थिथ का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए कह रखा है कि आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाने का कार्य जो है हम सर्विंग से करते हैं। लेकिन धात्विक कवच को क्षरण से बचाना यानी कि जंग से बचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेडिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बन जाएगा डी बन जाएगा। यही पूछ ही रखा था कि भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है। बेडिंग का बस केवल उद्देश्य ही होता है कि वह क्या करता है जंग नहीं लगने देता। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा डी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है कि भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें भूमिगत केबल के दोष को हम 2 तरीके से जो है टेस्टिंग कर सकते हैं। ये जो आप लूप टेस्ट देख रहे हैं ना, लूप टेस्ट में ही आपका आता है एक आता है मूरे टेस्ट, ठीक है, और एक आपका होता है जो है बर्ले टेस्ट,
ठीक है। इन दोनों के विधि के द्वारा जो है हम भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है, तो लूप टेस्ट के द्वारा जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है साथियों कि यह क्लास जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। देखिए यहाँ पर जो है मैंने इस क्लास में जो है बहुत ही कम प्रश्न लेके आया, 10 ही प्रश्न लेके आया। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पर जो भी प्रश्न मैं आपको हल करा रहा हूं विद एक्सप्लेन के साथ हल करा रहा हूं। ठीक है, रीजन कारण जो भी है सभी को मैं आपको बता भी दे रहा हूं। ठीक है, और मुझे उम्मीद भी है साथियों कि यह क्लास जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा मेरे भाई, जो भी छात्र ITI कर रहे हो, आपके जो भी मित्र यार दोस्त हों, उनके पास भी जो है क्लास को शेयर करिएगा, ताकि क्लास से जुड़ के जो है वे भी पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी प्रकार की किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो है चैनल का व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पे भी आप जो है शॉर्ट स्क्रीन करके मैसेज कर सकते हैं, आपको जो है रिप्लाई के माध्यम से भी बता दिया जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपका बहुत डीप समस्या होगी तो नेक्स्ट क्लास में भी हम आपको एक्सप्लेन करके समझा देंगे। और तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।